सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का तोहफा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे कमी का ऐलान किया है, जबकि सनती सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 7 रुपये 59 पैसे सस्ती होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IPPs के साथ बात हुई है, उन्होंने कई 100% कमा लिया है और उनसे कहा है कि अब आपने कई गुना कमाया, आप कौम को फ़ायदा दें, और इस पर उन्होंने उनकी बात भी मानी है। मुआशी तरक्की में बिजली की जो कीमतें हैं वो रुकावट थीं, लेकिन अब बिजली के जो गर्दिशी कर्जे हैं उससे भी निपटने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा कि पक्का बंदोबस्त कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बड़ी तादाद थी, 350 से ज़ायद सनतकार थे, उनके साथ भी बैठक लगाई थी और उनका आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बिजली की जो कीमतें हैं उनमें जब तक कमी नहीं आएगी हमारी सनतें तरक्की नहीं कर सकती हैं। सनतकारों को उन्होंने काफ़ी हद तक एग्री करने की कोशिश की और सनतकार इस पर बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आए हैं। बिजली चोरी को रोकना, वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हमारा अगला टारगेट होगा, और कीमतों में जो कमी का उन्होंने ऐलान किया है इसके निर क्या होंगे, इसकी कुछ तफसीलात भी सामने आई हैं। जो लाइफ लाइन सार्फिन है उसके लिए बिजली का टैरिफ 4 रुपये 78 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 8 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट है और 200 यूनिट वाले के लिए 11 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है, जबकि जो 300 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के जो निर्ख हैं वो 48 रुपये 46 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए बिजली की औसत कीमत 31 रुपये 63 पैसे फ़ी यूनिट वज़ीर आज़म की जानिब से मुकर्रर की गई है। जो कमर्शियल सार्फिन है उनके लिए बिजली के निर्ख 62 रुपये 47 पैसे मुकर्रर किए गए, जबकि जो जनरल सर्विसेज हैं उनके लिए बिजली के निर्ख 49 रुपये 48 पैसे फ़ी यूनिट किए गए हैं। सनतों के लिए बिजली के यूनिट 40 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट कर दिए गए हैं, जबकि जो पाकिस्तान भर में ज़रई सार्फिन हैं उनके लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट, और जो बिजली का औसत कौमी टैरिफ है उसको 37 रुपये 64 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि वो सरप्राइज़ देंगे, उन्होंने सरप्राइज़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को हमने दिवालिया होने से बचा लिया है, हमने दिन रात मेहनत की है और उस मेहनत का समर भी मिला है। मईशत में अब बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि आर्मी चीफ और उनके रफ़क़ा का मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन हुकूमत को रहा है। जब हमने हुकूमत संभाली तो हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। मखसूस टोला अपनी सियासत के लिए रियासत के मफादात को कुर्बान करके चला गया था। ये टोला तमाम हदें अब पार कर चुका है। ये वही टोला है जिसने IMF से किए मुआहदे को खुद तोड़ा और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात अब हम कोशिशें कर रहे हैं। इनमें पहाड़ जैसी रुकावटें इसी टोले ने खड़ी की हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अब एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। माजी में भी एंटीबायोटिक दी गई थी, लेकिन अब सर्जरी होगी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो खित्ते में सबसे कम है। शरह सूद के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई के हवाले से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। बहरहाल ओवरऑल मुल्क की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये जो बड़े फैसले हैं, इस तरह के मज़ीद बड़े फैसले मुस्तक़बिल में भी देखने में आएंगे। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब, एनर्जी एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नईम कुरैशी साहब मुआशी माहिर है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुरैशी साहब, आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, एक बड़ा सरप्राइज़ दिया आवाम को। आप क्या समझते हैं, आप इससे मईशत की तरक्की की राह हमवार हो सकेगी? बहुत शुक्रिया जनाब। बेशक ये एक बड़ा कदम है। आप जानते हैं कि आवाम जो है काफ़ी अरसे से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि बिजली की कीमतों में जो है नुमायां कमी होनी चाहिए, क्योंकि आवाम हकीकतन महंगाई के बोझ तले दब चुके थे
और मुतालबा यही था कि 1 रुपए का, जब IMF के हवाले से जब ये गुफ्तगू हुई कि 1 रुपए की इजाज़त मिली है कम करने की, तो लोगों में बड़ी मायूसी थी और ज़ाहिर है कि इतनी ही नुमायां कमी से आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता था। ये एवरेज जो है वो तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए जो है, जो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 2,500 से 3,000 रुपए का रिलीफ भी आपको पता है कि बड़ा होगा। तो ये 7 रुपए 41 पैसे जो कि घरेलू सार्फिन के लिए कम किए गए हैं और जो यूनिट जो है 31 रुपए जो तय किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद बात है। देर आए दुरुस्त आए, इस बात की जरूरत बहुत तवील अरसे से महसूस की जा रही थी कि बिजली और गैस की कीमतों में बड़ी नुमायां कमी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये बड़ी खुशाइंद बात है और इसी तरह जाहिर है कि जो सनती सार्फिन है उनके लिए भी तकरीबन 8 रुपए 58 पैसे गालिबन कम किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सनती शोबा जो है वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर था, क्योंकि दो बुनियादी चीज़ें जो हैं गैस और बिजली जो है उनके लिए तबाहकुन साबित हो रही थी। हमारी एक्सपोर्ट के लिए बहुत तबाही का सबब बन रही थी। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं रही थी बल्कि कम हो रही थी और हकीकी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान को इस बात की बहुत शदीद ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे सनती पैदावार में जो है वो इजाफा होगा और सनतें जो हैं वो हमारी फलने फूलने की तरफ जाएंगी। अगर जल्द ही गैस की कीमतें भी कम हो गई तो फिर मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है वापस अपने कदमों पर खड़े होने की पोजीशन में आ जाएगी। अब ये अलहदा बात है कि इस बात की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि ये जो भी प्राइसेस कम की जा रही हैं ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। ये ना हो कि हम जो क्वार्टरली प्राइसेस बढ़ाते हैं या कुछ अरसे के बाद हम इसको वापस इस चीज़ पे लेकर आ जाएं। ये हुकूमत को मेक श्योर करना चाहिए कि आवाम के लिए ये जो रिलीव है ये मुस्तकिल हो और इसमें मज़ीद बेहतरी की जानिब हमें जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद वली साहब, आप क्या समझते हैं, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो एनर्जी का सेक्टर है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है और मौजूदा हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है एनर्जी के शोबे को बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इसमें बेहतरी की जितनी गुंजाइश निकल सकती है हुकूमत निकाल रही है और अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया है बिजली की कीमतें कम करने का, उनकी जो मौजूदा ओवरऑल इकॉनमी कंडीशन है उसको देखते हुए ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला किया। अब आप क्या समझते हैं इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? जैसे कि कुरैशी साहब ने भी कहा कि ये जो हुकूमत ने डिसीजन लिया है ये सस्टेनेबल भी होना चाहिए। आपको लगता है क्वार्टरली नहीं होगा इस बार, जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलेगा सिस्टम? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपने इसको एक तो सस्टेनेबल रखना है और दूसरा इसको मजीद कमी की तरफ लेके जाना है, तब जाके आपका जो मैशियत का पहिया है वो चलेगा। क्योंकि एनर्जी और इकोनॉमी अब लिंक हो चुके हैं। अगर आपकी मैशियत चलती है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक इशारे ठीक होते हैं, एक्सचेंज रेट नीचे आता है, इन्फ्लेशन नीचे आता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो आपकी जो एनर्जी टैरिफ है वो भी कम होगा और एनर्जी टैरिफ कम होने के साथ इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो आपको इस साइकिल को समझ के चलना है। पाकिस्तान की जो कंडीशन है इस टाइम पे पावर सेक्टर की, वो उर्दू की कहावत है कि मरता क्या ना करता, वो वाली सिचुएशन हुई भी है कि आपका चूँकि फिक्स चार्जेस बड़े ज़्यादा हैं, कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके टैरिफ का कोई अराउंड 70% जो है वो फिक्स चार्जेस हैं। तो अगर आपकी ग्रिड की डिमांड कम होती जाएगी तो आपके कैपेसिटी चार्जेस उन लोगों के लिए बढ़ते जाएंगे पर कैपिटा टर्म में, या टैरिफ आम लफ्जों में टैरिफ उन लोगों के लिए बढ़ता जाएगा जो ग्रिड के साथ मुंसलिक रहेंगे। तो ये एक डेथ स्पाइरल है पाकिस्तान में। तो चूंकि टैरिफ इतना ज़्यादा हो गया था, लोग अब ग्रिड छोड़ना शुरू हो गए थे, रूफटॉप सोलर की वजह से ग्रिड की डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो गई थी। तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को ये स्टेप लेना पड़ा। अगर ये स्टेप ना लिया जाता तो अगले कुछ महीनों में जिस तरह से रूफटॉप सोलर की जो अडॉप्शन है, अपटेक है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई और ज़्यादा इंक्रीज होनी थी और मसाइल बढ़ते जाने थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपने एक स्टेप ले लिया, लेकिन इसको अब सस्टेनेबल करने के लिए आपको ये करना है कि लोग ज़्यादा ग्रिड को इस्तेमाल करें। जो आपकी बिजली की तलब है वो इंक्रीज होनी चाहिए। जो तलब रूफटॉप सोलर की वजह से कम हो गई है उसको नई इंडस्ट्री ग्रिड के साथ मुंसलिक हो और ग्रिड की तलब बढ़े। जैसे जैसे ग्रिड की तलब बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके कैपेसिटी चार्जेस एक पॉइंट पे फिक्स्ड हैं, जैसे जैसे तलब बढ़ती जाएगी वो एक हायर बेस के साथ डिवाइड होगी और पर कैपिटा टर्म्स में आपका जो टैरिफ है वो मजीद नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक तरीका तो ये है इसको सस्टेनेबल रखने का कि आप ग्रिड की डिमांड बढ़ाएं, और वो शायद अब बढ़ेगी भी क्योंकि आपका टैरिफ कुछ कम हो गया। दूसरा तरीका ये है
कि वो कंज्यूमर्स जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। पाकिस्तान का जो अभी का टैरिफ रजीम है, जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, वो 1990s में डिजाइन हुआ था। उस टाइम पे पाकिस्तान में बिजली की किल्लत थी, आप डिसइंसेंटिवाइज करते थे उन लोगों को जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में मसला बदल चुका है, पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज्यादा है और आपके पावर प्लांट्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं। लेकिन चूंकि आपने एग्रीमेंट्स उनके साथ ऐसे साइन किए हुए हैं कि वो बिजली आप उनसे खरीदें ना खरीदें, आपको पैसे देने हैं, तो आपको अब इस तरह का टैरिफ रजीम लेके आना है कि वो लोग जो उनसे भी बात की, भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, सबसे उनको जो है वो सब्सिडी दें। जी बिल्कुल, उनसे भी बात की है, IPP से भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस पर मैं आपसे आगे चलकर बात करूंगा। नईम कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म ने बिजली के गर्दिशी कर्जे के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की। उन्होंने कहा कि इसका मैंने मुस्तकिल हल तलाश कर लिया है, पक्का हल इसका निकालेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं जो हमारा एनर्जी सेक्टर है ये सर्कुलर डेब्ट की वजह से ही क्राइसिस का शिकार है। अब इस पर भी हुकूमत ने फोकस किया, ये इतना आसान होगा? इसका क्या मुस्तकिल हल हो सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, बाज़ दावे इस तरह के होते हैं कि उन पर यकीन करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये चूंकि दावा ऐसा है जो अगर हो जाए तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बड़ा क्रूशल होगा। इसलिए मैं अच्छी उम्मीद करता हूँ कि शायद ऐसा हो जाए जैसा कि वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि सबसे पहले 500 बिलियन रुपए भी दिए गए थे इन्हीं IPPs को इसहाक डार साहब के ज़माने में, जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी। तो ये सिलसिला उस वक्त से चल रहा है और हम जो हैं वो हज़ारों अरब रुपए जो है वो IPPs को ये कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम पे कर चुके हैं। अगर कोई मुस्तकिल हल ढूंढ लिया गया है, और वो हल के बारे में ये बात मेरी आज याद रखिएगा कि वो हल ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी न किसी शक्ल में वो पैसे पाकिस्तान के अवाम से वसूल किए जाएं। अगर तो ऐसा कोई तरीक़ाकार एडॉप्ट किया गया कि वो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से ही निकाल के IPPs को देना है मुस्तकिल हल के तौर पे, तो ये बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन कोई ऐसा तरीक़ाकार अगर हुकूमत ने तय कर लिया है जिसमें बोझ अवाम पर न पड़े और कैपेसिटी पेमेंट का मसला, जैसा कि वज़ीर आज़म ने फरमाया, कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो ये बड़ी खुशाइंद बात होगी, क्योंकि सारा मामला जो है वो कैपेसिटी पेमेंट का ही है। मुआहिदों में हमसे गलती हुई, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हो, लेकिन बहरहाल हुकूमतें थी जिन्होंने ये मुआहिदे किए जिन्हें आज हम समझ रहे हैं कि ये गलत मुआहिदे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को बहुत शदीद तकलीफ हुई है और बहुत अवाम ने भुगता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, खालिद वली साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो हुकूमत ने कीमतों में कमी का ऐलान किया है, घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 15 पैसे, कमर्शियल सार्फिन के लिए 8 रुपये 58 पैसे, सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 69 पैसे और 200 यूनिट से ऊपर वाले इससे मुस्तफ़ीद होंगे, तो स्लैब वाइज अगर हम देखें या फिर इसको कैटेगराइज करें तो आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस तबके को होता देख रहे हैं इसका? देखिए, सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे आपके पास सेक्टर में पिस रहे हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि उनके लिए जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की मद में चार्जेस हैं वो ज्यादा हैं। और दूसरे नंबर पे वो कंज्यूमर्स जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, खास तौर पे 500 से यूनिट से ज्यादा या 700 यूनिट से ज्यादा, उनके लिए जो टैरिफ है वो हाईली अनसस्टेनेबल हो गया था। इसीलिए हमने ये देखा कि मुल्क में जो रूफटॉप सोलर है या नेट मीटरिंग की जो शरह है वो बड़ी तेजी से बढ़ी। तो अब चूंकि आपने नेट मीटरिंग के साथ और सोलर रूफटॉप के साथ नेशनल ग्रिड ने कम्पीट करना है, कंपटीशन है, तो अब उन सार्फिन के लिए जो है वो टैरिफ को जो है वो नीचे लाना जरूरी है, क्योंकि वही लोग जो है वो ज्यादा पिस रहे थे। बाकी जो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं वो आपके टोटल कंज्यूमर्स का कोई अराउंड 54% बनते हैं। वो चूंकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, उनको सब्सिडी मिलती है और उन लोगों की कॉस्ट पे सब्सिडी मिलती है जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। तो शायद अब वो टाइम आ गया है कि हमें अपने नेशनल टैरिफ पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत होगी। ये जो रिलीफ मिला है इसकी वजह से वो लोग इंसेंटिवाइज होंगे जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, लेकिन अब हुकूमत को थोड़ा सा टैरिफ को भी इस तरह से चेंज करना है कि आप जो है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का जो बर्डन है वो उन लोगों पे इतना ना डालें जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, ताकि आप नेशनल एवरेज टैरिफ जो है वो उनसे वसूल करके इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन जो है उसको बढ़ाया जा सके। जैसे जैसे यूटिलाइजेशन रेट बढ़ता जाएगा मुल्क में, पावर प्लांट्स का कैपेसिटी चार्जेस का जो बर्डन है पर कंज्यूमर वो भी कम होता जाएगा। अगर आपको एक एग्जांपल दूं
तो पिछले पूरे साल में आपके जो सी पैक के कोल पावर प्लांट्स हैं जो इम्पोर्टेड कोल पे चलते हैं वो कोई अराउंड 10 to 20% यूटिलाइज हुए हैं। इसका मतलब है कि आप उनको अंडर यूटिलाइज रखते हैं लेकिन फिर भी कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। तो जैसे जैसे आप बिजली की खपत को बढ़ाते जाएंगे, उन लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, पर कैपिटा टर्म्स में कैपेसिटी टैरिफ नीचे आते जाएंगे। और साथ में आपको ये भी करना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को या प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को, उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा इस टैरिफ में जो कमी आई है उसकी वजह से भी आपकी इंडस्ट्री चलेगी और मजीद इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बिल्कुल इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, बढ़ेगी। ये तो होता नजर आ रहा है जो हुकूमत ने फैसला किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जो सर्कुलर डेट है आपकी नज़र में किस तरीके से ख़त्म हो सकता है? क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है एनर्जी सेक्टर का, उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये सर्कुलर डेट ही है। आप क्या समझते हैं ये ख़त्म होगा, किस तरीके से होगा? जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है, ऐलान किया है, उन्होंने कहा मेरे पास मुस्तकिल और पक्का हल है। आप समझते हैं जैसे नईम कुरैशी साहब ने कहा कि कुछ बातें और दावे बस वादों तक ही अच्छी लगती हैं लेकिन उन पर अमल इतना आसान नहीं होता, इस बार आप अमल होता देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में कोई मल्टीपल जो है वो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है वो IMF को भी प्रेजेंट किए हैं। जो सर्कुलर डेट की मेन रीजन है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन साइड की जो इनएफिशिएंसीज हैं, आपके बिल्स का रिकवर ना होना, आपकी जो जनरेशन साइड और ट्रांसमिशन साइड की इनएफिशिएंसीज हैं, उसके थ्रू जो है वो आपका सर्कुलर डेट का फ्लो जो है वो बढ़ता है। तो अगर आप एक साइड पे टैरिफ इक्वेशन को देखें और दूसरी साइड पे सर्कुलर डेट की इक्वेशन को देखें, दोनों मसाइल जो हैं वो इनएफिशिएंसी से जन्म लेते हैं। तो हुकूमत को साथ साथ में इनएफिशिएंसीज को भी कम करना है। एक तरीका शायद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, जिसका इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दिया, लेकिन मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ हमें एक कंपटीशन की मार्केट चाहिए जिसमें मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपस में कम्पीट करें ताकि वो क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी बेहतर बनाएं और रिकवरी रेशियो को भी बेहतर करें। तब जाके आपका ये जो इनएफिशिएंसीज हैं ये कम होंगी और आपका सर्कुलर डेट जो है वो कम हो सकता है। विदाउट दिस अगर आप सब्सिडीज के थ्रू या किसी एक्सटर्नल इंजेक्शन के थ्रू, फाइनेंशियल इंजेक्शन के थ्रू अगर आप सर्कुलर डेट को कम करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद एक आर्टिफिशियल सोल्यूशन तो होगा लेकिन लॉन्ग टर्म शायद वो ना हो। तो हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक वे में, मार्केट बेस्ड सोल्यूशन को देखते हुए सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट सामने आया। डॉक्टर खालिद वली साहब, मुझे नईम कुरैशी का मौक़िफ़ लेना है कि जो सर्जरी वाला मामला है, वज़ीर आज़म ने कहा कि सर्जरी करना होगी और लाजमी हम करेंगे क्योंकि एंटीबायोटिक से हल नहीं निकला है। इस पर बात एक ब्रेक के बाद करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल होगा और इसका मुल्की मईशत को क्या फ़ायदा होगा, कितने असरात इसके मुरतब होंगे? और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो अब एंटीबायोटिक को छोड़कर सर्जरी की तरफ जाएंगे, ये सर्जरी क्या होगी, कैसे होगी, सर्कुलर डेट को कैसे ख़त्म किया जाएगा, इन अहम मौज़ूआत को अब प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर मशहूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ अबूजर शाद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर शाद साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वज़ीर आज़म की जानिब से तो लिया गया, यकीनी तौर पर एनर्जी सेक्टर का क्राइसिस जब तक ख़त्म नहीं होगा हमारे सनतकार मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। आप किस तरह देखते हैं मुल्की मईशत की तरक्की की राह हमवार होगी इस फैसले से? देखिए, पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसको कम्पिटिटिव बनाना, यानी कि ख़त्ते की कीमतें, ईस्ट एशिया, चाइना जो हमारा कंपेटिटर है, साउथ एशिया की कीमतें, हमारी कीमतें जो हैं लार्जली कंपैटिबल होनी चाहिए। ये जो आज कीमतों को रीथिंक किया गया है, इससे जो इस वक्त की इंडस्ट्रियल टैरिफ है जो B3 कैटेगरी कहलाती है, जो यूज़ होती है, उसमें टैरिफ 12.5 सेंट पे आ जाएगा। सो ये इज़ क्वाइट नियर जो रीजनल टैरिफ है। सो हम इसको एक पॉजिटिव स्टेप की तरह सोचें। IPP से निगोशिएशन, FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मेरा ख्याल है 2 रुपये लाए थे, फिर आपने एक टैक्स कैप्टिव पे लगाया, वहाँ से पैसे निकल आए, आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 10 रुपये बढ़ाई, 200 अरब वहाँ से निकला, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, ये सब कुछ। और इस सब का इम्पैक्ट ये होता है कि जब कीमत कम होती है
तो 20-22% जो टैक्स है आपके उस पर, उसमें भी 60-70 पैसे निकल आते हैं। तो एक 17% या 7.5 रुपए की रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड आपको दिखाई दी है। सो लेट्स थिंक थ्रू दिस एज अ पॉजिटिव डे फॉर पाकिस्तान कि हमने बिजली की जो निर्ख जो इतने बढ़ गए थे उसमें एक रविश ये देखी है, पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हमें रेजिलिएंट कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट, इक्विटेबल इकोसिस्टम, एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, एक अच्छा रेगुलेटर, प्राइवेटाइजेशन, जो पाकिस्तान की बिजली कैरी करने की सकत है, यानी कि ट्रांसमिशन की सकत। यार 45,000 मेगावाट पाकिस्तान बिजली बनाने की सकत रखता है और सर्दियों में 10,000 मेगावाट बिकती है और गर्मियों में 28,000 बिकती है। सो इसके लिए क्या कर, टैरिफ को कैसे, अब वक्त ये है, हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द बुक बिहेव कर रही है। आपको एक वक्त मिला है, मिली है IMF की एंगेजमेंट के बाद, और आपको बड़ी क्लियरली वो स्पेस जो है दिखाई दे रही है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जाकर अगर ये आपने सारे काम ना किए, उसको प्राइवेट तहमील में ना दिया, छोटा ना किया, रिटेल बिजनेस कंपटीशन ना पैदा किया, टैरिफ फर्क ना किया, सारे मुल्क का टैरिफ एक रखा हुआ है, जो बुरा डिस्को है उसके, जो अच्छा डिस्को है वही टैरिफ है, ये अब काम जो है वो करने वाले हैं। अब नहीं हो सकता कि हम आज से साल 2-3 बाद फिर ये कहें कि नहीं, जो 2400 अरब का सर्कुलर डेट है वो वहीं पे खड़ा है, या हम कहें कि 600 अरब का नुकसानात अभी भी हो रहे हैं, हम कहें कि गवर्नमेंट की तहवील में ही कोल भी चल रहा है, LNG भी चल रहा है। सो यू नो इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर पाकिस्तान टू मेक दी फंडामेंटल चेंजेस कि हम इस एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा टाइम है। मियां अबूजर शाद साहब, सबसे ज़्यादा शिकायत सनतकार कर रहे थे बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो आप लोगों की जो शिकायत थी सबसे बड़ी यही थी कि इंटरनेशनली जो माशी कंपटीशन है उसको बैलेंस करने के लिए बिजली की कीमतें जो हैं वो बराबर नहीं थी, इस वजह से थी। शाद साहब से भी बात करेंगे। खाका नजीर साहब, आपकी तरफ वापस आऊँगा। जिस वज़ीर आज़म ने सर्जरी की बात की है, आप क्या समझते हैं, ये सर्जरी इस बार हो जाएगी माजी के दावों के बरक्स? जवाद साहब, मैं एक लफ्ज़ पिछले कई सालों से पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर, इवन जब मैं सरकार में था मैं तब भी आज भी कहता हूँ, तक तंजीम नौ, उसको सर्जरी कहिए, तश्कील नौ कहिए, रीऑर्गेनाइजेशन कहिए, करेंगे एनर्जी सेक्टर की। सो पहले तो सोच ये आनी है कि एक मॉलिक्यूल गैस का हो, बिजली का हो, पेट्रोलियम का हो, इसको आपने एक एनर्जी सोर्स समझना है। हम आज भी ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि घर में गैस भी है और बिजली भी है, जबकि गैस गीजर में, आपके गीजर में, चूल्हे में ज़ाया कर रहे हैं हम। हमारे पास बड़े एफिशिएंट प्लांट्स हैं, इन पे हम 60% एफिशिएंसी से लेकर जा सकते हैं गैस को, घर में 20-22% पे ज़ाया कर रहे हैं एफिशिएंसी पे। सो तंजीम नौ के अगर माइंडसेट बनाएं हम, तो उसका मतलब ये होगा कि गैस का सही इस्तेमाल करें। इसका मतलब होगा कि एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री बनाएं। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं, यानी कि आप कह रहे हैं सर्जरी नहीं, तंजीम नौ होनी चाहिए। अभी आप देखिए ना, अभी आपने ने कहा कि हम सोलर की जो पॉलिसी है उसको रीथिंक करना चाहते हैं। यू रियली आस्क मी, आई एम ऑल फॉर इट। 27 रुपए पर यूनिट इस वक्त देना, जबकि सोलर लगाने की कीमत आधी हो गई है पिछले 2.5 साल में, और सोलर की एफिशिएंसी बढ़ गई है, वाज द राइट वे टू डू उसको कम करना। बट अभी भी पॉलिसी साजी में सुखम रह जाते हैं, हम उसको आगे नहीं बढ़ा सके। सो इसको आज आपको ये मालूम हो जाना चाहिए ना कि एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री के बगैर आप ये सिस्टम नहीं चला सकते। दूसरी बात ये कि रेगुलेटर पाकिस्तान का टैरिफ देने से आगे की सोच रखे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मार्केट मेकर हो, वो कंपेटिटिव। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि तामीर नो करना होगा यकीनी तौर पर इस सिस्टम को। अबूजर शाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत ज़्यादा शिकायत सनतकारों की तरफ से आती थी कि हम इंटरनेशनली जब इकोनॉमी का मवाजना करते हैं, जब रेस होती है, उसमें दौड़ने के लिए मुसाबिकत नहीं कर पा रहे थे बिजली की कीमतों को लेकर। अब वो बैलेंस हो गया। आप लोग अब जो मुल्क की तरक्की है उसमें अपना किरदार यकीनी तौर पर अदा कर सकेंगे। सर, बहुत शुक्रिया जी आपका। बात ये है कि आज जो तकरीबन 58 से जो 43 पे आज प्राइस आई है, तकरीबन 25% प्राइस कम हुई है एक साल के अंदर। हेलो जी जी बिल्कुल अबूजर साहब सुन रहे हैं। हाँ सर, 25% प्राइस कम हुई है 2024 से 2025 अप्रैल में। तो सर, ये 25% प्राइस कम होने से कम खिते में इस वक्त भी हम इस वक्त को तकरीबन 11 सेंट के करीब आ गए हैं जी, मगर ये खिते में 8 सेंट से ऊपर रेट नहीं है।
पर फिर भी हमने 3 सेंट का फर्क तो निकल आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कम है, लेबर रेट कम है खित्ते में, तो इसलिए उम्मीद तो है कि बेहतरी होगी। मगर जो पिछले 2 सालों से जो तबाही फिरी है टेक्सटाइल की, उसका क्या इलाज होगा? इसको सीधा होते होते भी टाइम लगेगा, मगर इस वक्त गवर्नमेंट को रेस्क्यू करने की इशद जरूरत है कि कम से कम जो पैसे हमारे रुके हुए हैं, खास तौर पे FPR में, खास तौर पे जो फाइनेंसिंग हुई है, जो इन्वेस्टमेंट डेड हुई है, उसको चलाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी साथ चाहिए। खाली ये नहीं है कि बिजली यकीनी तौर पर अबूजर साहब, जब बिजली की कीमतें कम की हैं, एनर्जी सेक्टर पर हुकूमत ने फोकस किया है, तो यकीनी तौर पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी ना सर? वो तो बढ़ेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं तो उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि इस वक्त सारे डिपार्टमेंट से स्पीड मनी के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत होगी। साथ साथ खाली बिजली कम करने से सारे मसले हल नहीं होंगे, इसके साथ हमें स्पीड मनी के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए खुदा के लिए ये जो रिश्वत का बाजार गर्म हुआ पड़ा है इंडस्ट्री पे, हर महकमा दौड़े चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, इसको भी रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी आपको। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला खाका नजीब साहब, मैं आपसे इसका रिप्लाई लेना चाहूँगा। तो बिजली चोरी है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करेंगे? क्योंकि अगला टारगेट प्राइम मिनिस्टर ने कहा यही होगा। इसका जवाब मैं अबूजर साहब आपसे भी लेना चाहूँगा। पहले खाका नजीब साहब आप रिप्लाई कर दें। देखिए, मैं जब गवर्नमेंट में आया तो मैंने भी तब ये कहा था कि बोर्ड्स नए बनने चाहिए, CEOs आने चाहिए और सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। एक अच्छा एफर्ट था, शायद उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ, पर आज भी आप जाके देखें तो आप एनर्जी की ये हालत है कि 2000 अरब के रिसीवेबल्स खड़े हैं जो लेने हैं डिस्कोस ने। पाकिस्तान में अगर आप कामयाब देखना चाहते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर देखें, आप मीडिया सेक्टर को देखें, आप बैंकिंग को देखें। इनको तीनों को हमने डीरेगुलेट करके और प्राइवेटाइज करके एक प्राइवेट सेक्टर कंपेरेटिव मार्केट्स बनाई। तो आपने ये देखा कि इन तीनों में ना कोई चोरी का आंसर है। बिजली घरों को भी जब तक आप तहवील में नहीं देंगे, चाहे वो कंसेशंस एग्रीमेंट हो, ट्रिपल-P, तब तक बिजली चोरी रोकी नहीं जाएगी। शॉर्ट कमेंट आपका भी चाहूंगा अबूजर साहब, आप क्या समझते हैं बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? 600 अरब रुपए की बिजली चोरी है जी, साल की 2 अरब रुपए डेली की बिजली चोरी है। राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अबूजर साहब आपका भी पॉइंट सामने आया, नजीब साहब आपका भी आया, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे आप दोनों, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट की पस्ती की। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात पाकिस्तान क्रिकेट की नाक़िस परफॉर्मेंस की कर लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी, बल्कि उससे पहले हम ट्रायंगुलर सीरीज़ भी हारे थे, उसके बाद में न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़, फिर वनडे सीरीज़ मुस्तकिल हार ही पाकिस्तान के का जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन इसमें बेहतरी कहाँ पर हो सकती है, खामियाँ कहाँ पर है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि शिकस्त अगली खबर, अगला मैच एक बाकी है और उसमें भी ऐसा लग रहा है कि उम्मीद तो हमें जीत की है, लेकिन वो मुनीर नियाजी का जो शेर था जिसमें कुछ थोड़ी सी हम तब्दीली कर लेते हैं कि एक शिकस्त के बाद अगली शिकस्त का सामना था मुनीर मुझको, तो ये ऐसा ही नज़र आ रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ भी तनवीर साहब कहाँ पर खामी है? फॉर्मेट बदल लिया, कप्तान बदल लिया, वेन्यू बदल लिया, टीम बदल ली, लेकिन उसके बाद भी नतीजा नहीं बदल पा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पेशली वनडे क्रिकेट में हम ये कह रहे थे कि जी हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं, जिसकी वजह से हम ये सोच रहे थे कि शायद हमारी टीम जीतेगी, और जो T20 में हाल हुआ उसके बाद तो यही सोच रहे थे कि वनडे जीतेगी। मैं कुछ ये मैसेजेस अपने एक्स क्रिकेटर या अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको भी आपके प्रोग्राम में अभी बात कर रहा हूँ, तो यहीं से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जीतने का सिलसिला जो है ना, ये हमारी सिर्फ बैटिंग लाइनअप ने नहीं उठाया हुआ। अगर आप पाकिस्तान में खेलते हैं फ्लैट पिचेस के ऊपर, जिस तरह अगर मैं चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लूं, उसमें भी हमने शोर मचाई रखा कि जी दूसरी टीमें 300 प्लस रन कर रही हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, हमारे बैट्समैन रन नहीं कर रहे। वो हमें समझ आती है कि जी पाकिस्तान की पिचेस जो बहुत ज्यादा फ्लैट है, वहां पे तो जाहिर बात है बॉलर्स की मार लगनी है, तो वहां पे बैट्समैन रन करेंगे। लेकिन जब यही टीम न्यूजीलैंड जाती है
वहां पे भी जाके ये हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के प्लेयरों के पीछे लगे हुए हैं, और दूसरे यूट्यूबर्स भी, सोशल मीडिया वाले भी लगे हुए पीछे कि जी रन। भाई इन सबको मैं एक चीज बता दूं कि हमारे जितने भी पुराने सुपरस्टार्स हैं ना 90s वाले, उनके सारे सबके स्टैट्स न्यूजीलैंड के ना ये अभी इस वक्त मेरे सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। किसी ने 100 नहीं किया हुआ, ठीक है, मुश्किल से किसी ने 1 से 2 50 किए हुए हैं, सब ने जाके स्ट्रगल की है, जिनके बारे में हम कहते हैं ना कि बहुत बड़े नाम है ये पाकिस्तान क्रिकेट के, उन सब के ये हाल रहे हैं। उस टाइम वो इसलिए जीते हैं न्यूजीलैंड के अंदर क्योंकि हमारी उस टाइम की बॉलिंग लाइनअप इतनी तगड़ी थी कि हम बैटिंग में अगर कुछ नहीं करते थे तो हम बॉलिंग से मैच जीतते थे। आपने तनवीर साहब आपने बॉलिंग की बात की है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम बॉलिंग से ही मैच जीते थे। हम तो बल्कि अपने बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग है। 18 वाइड बॉल्स कर दी दूसरे वनडे के अंदर हमारे बॉलर्स ने। देखिए बात यही मैं इसी तरह भी कहने जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में मार खाते हैं हमारे बॉलर्स, तो क्या पाकिस्तान के बॉलर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि न्यूजीलैंड की पिचेस पे जाके वहां पे आप अपना जो बर्डन है बैट्समैनों का वो कम किया जाए? मतलब कोई तो मैच में ऐसी बॉलिंग करो ना कि टीम दूसरी टीम को 150 पे आउट कर दो, या अगर आपने 250 किए तो दूसरी टीम को 200 पे आउट कर दो। तो मतलब हम क्या सारी जिंदगी बैटिंग के ऊपर ही मलबा डालते रहेंगे? मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मैं जब अपने क्रिकेटर्स को, लोगों को बातें सुनता हुआ देखता हूँ, ना सर है ना पैर है। किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि हमारी बॉलिंग क्या कर रही है। भाई आपने पिछले मैच में 344 रन करवा दिए जहां पे हम तो जिक्र भी करेंगे तनवीर साहब, और इस पर बात भी करेंगे क्योंकि आकिब जावेद साहब हो, अजहर महमूद साहब हो, ये लोग फास्ट बॉलर ही रहे हैं और उसके बावजूद फास्ट बॉलिंग का ये हाल होगा तो फिर तो सवाल उठेगा, फास्ट बॉलिंग हमारी कभी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। देखिए सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। अब इनसे कौन पूछेगा? आकिब जावेद साहब से कौन पूछेगा? अजहर महमूद से कौन पूछेगा? क्योंकि अजहर महमूद जब हटेंगे तो वो तो इंग्लैंड चले जाएंगे वापस, उनसे कौन पूछेगा? वो यहाँ तो रहते नहीं कि उनसे पूछें। तो इन दोनों के होते हुए अगर हमारी बॉलिंग इतनी खराब होती जा रही है, और आप तो वो बॉलर जो चीखते रहे हम सारे के यार, हम और लोग भी बोलते रहे कि जी डोमेस्टिक के सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं। भाई आपने क्या पाकिस्तान में बॉलिंग पिचेस पे बॉलिंग नहीं की? आप लोगों को लाइन लेंथ का नहीं पता कि क्या होता है? तो सारा मलबा जो है वो बैटिंग पे डालना। अब न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में, मैंने जिस तरह पहले बोला कि हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार रन नहीं कर सके, इस टीम से आप तवक्को कर रहे हैं जिस टीम में सिर्फ 1 से 2 प्लेयर है। बिल्कुल, तो आपने पहले निशानदेही कर दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा तनवीर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फास्ट बॉलिंग के हवाले से। नसीम शाह इंजर्ड हुए, उसके बाद जब वापस आए सर्जरी के बाद, वो अपना रिदम नहीं पकड़ सके। आप खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो क्यों रिदम नहीं पकड़ पा रहे? देखिए ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान तो एक तो बॉलर को खुद देखना है, दूसरा सवालिया निशान तो आपका मेडिकल पैनल है, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके ट्रेनर्स हैं। वो आपका ट्रेनर पिछले कोई 6-7 साल से टीम के साथ है, वो हट नहीं रहा। सारा पूरा पाकिस्तान का चेयरमैन और कोचिंग स्टाफ बदल चुका है, वो नहीं हट रहा। तो भाई उन सबसे पूछो ना कि क्या प्रॉब्लम है, ये लड़के फिट क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, ये लड़के वैसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अच्छा मुझे बात बताए ना। अच्छा जी बिल्कुल, आप कीजिए। मुझे एक बात बताए ना जी, क्या हमें हमारे बॉलर्स को इन जैसी कंडीशन में जाके करो ना, वन साइड करो ना मैच, चलो 4-5 ठीक है। अच्छा ये कर नहीं पा रहे तनवीर साहब। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सामने आया, खासतौर पर सेकंड ओडीआई के हवाले से को लेकर। हमने देखा कि सुफियान मुकीम सेंटनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि शायद अगले ओवर में उन्हें आउट कर देंगे, लेकिन उन्हें अटैक से हटा दिया गया। रिजवान की कप्तानी भी सवाल के निशान बनी है सीरीज के अंदर, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो गलती करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि हर मैच में गलती कर रहा है, मतलब पूरे मैच में क्या गलती कर रहा है? चले जी, अगर उसने सुफियान मुकीम को हटा भी दिया तो क्या हमारी फास्ट बॉलिंग ऐसी नहीं थी कि हम इनको जल्दी आउट कर सकते? और कर दिया था हमने। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि पहले मैच में हमने टीम को 250 पे आउट करना था, आपने 344 करवा दिया आपकी बॉलिंग ने। लास्ट मैच में आपने टीम को 200 पे आउट करना था या 170-80 पे आउट करना था, आपने वो नीचे उनके विकेट कीपर मिचेल हे से आपने 99 रन करवा दिए, 292 आपने करवा दिए। तो भाई कहने का मकसद ये है, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, मैं आज भी बोलूंगा, मैं आगे भी चल के बोलूंगा, बाबर आजम की कप्तानी का मसला नहीं है, रिजवान की कप्तानी का मसला नहीं है, या शाहीन भी था, कप्तानी का मसला नहीं है। हमारे लड़कों में उस लेवल का अब टैलेंट ही नहीं है। आप जो मर्जी हो जिसको भी कप्तान बना दें, आपकी टीम में जब तक नेचुरल, क्योंकि हम चलते हैं नेचुरल टैलेंट के ऊपर, हमारे सिस्टम कुछ भी नहीं है, सब थका हुआ थर्ड क्लास
बेकार सिस्टम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस सिस्टम के अंदर। हम टोटल नेचुरल टैलेंट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर आ गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइम अयूब की तरह ओपनर आ गया, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर आ गया, तब जाके हम मैचेस जीतना शुरू कर देंगे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉलर्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि यार आपके बॉलर्स क्यों नहीं वन साइड करके मैच जिता रहे, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। न्यूजीलैंड के अगर मैं बॉलर्स की बात करता हूँ, उनको देख लो, उन्होंने क्या 100 वनडे खेल रहे हैं। अपनी कंडीशन की बात नहीं होती, बॉलर्स को बॉल करना आना चाहिए। हमारे बॉलर्स को ना बॉल स्विंग करना आता है, ना उनको जगह पे बॉल करनी आती है। यही पाकिस्तान का बॉलर कोई भी ले जाओ उठा के, अगर उसका बॉल स्विंग करना आता है, वो जरूर मुश्किल डालेगा। अच्छा तनवीर साहब, हम न्यूजीलैंड को रीड नहीं कर पा रहे हैं। 2 ODI, 4 T20, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारा उनसे टकराव हुआ था, उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज में भी हम एक ही टीम से मुसलसल हारे चले जा रहे हैं। हमारे जो टीम के प्लेयर है वो उनके बैट्समैन और बॉलर्स को रीड ही नहीं कर पा रहे अब तक। देखिए अभी का मसला नहीं है। मैं 2011 में जब न्यूजीलैंड टूर पे गया था ना, 6 ODI थे, 6 के 6 ODI हम हार गए थे। उसके बाद 3 मैचेस T20 के थे, जिसमें से पहले 2 जीते थे, आखिरी पहले 2 हारे थे और आखिरी मैच जीते थे। तो वहां भी हमारा बुरे हालात थे। न्यूजीलैंड में जिस तरह मैंने बोला, हमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन हम कहाँ जीतते थे, कहीं ना कहीं बाहर की कंडीशन में 1 आध 2 इंडिविजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग में परफॉर्मेंस कर जाते थे या बैटिंग में, तो हम कहीं ना कहीं जीत गए तो जीत गए। ज्यादातर बॉलिंग हमें जितवाती थी। ठीक है, तो अब तो प्रॉब्लम लेकिन मैं शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा। बॉलिंग तो हमारी मैच जितवाती, लेकिन बल्लेबाज भी बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते ना। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए, हम उन्हें कैसे जाने दें कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक है? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि हम बैट्समैनों के बारे में ये बोलना छोड़ दें कि जी आप रन ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलर्स की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना ऐसी कंडीशन में। बिल्कुल ठीक है। कता कलामी की माजरत चाहूंगा, वक्त कम है। बॉलर की भी कोई जिम्मेदारी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तनवीर अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं, उनको ओहदे में बेहतरी मिल गई है। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस में भी जल्द बेहतरी आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।